जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं वंदना मुखर्जी, जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती हैं। वहीं मिनी पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि भाजपा नेत्री हैं। आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल वंदना जी आपसे है, आपने इस फील्ड में अपना करियर चुनने के लिए कैसे सोचा और आपको अपने घर परिवार से सपोर्ट मिला? साथ ही आप किन लोगों से इंस्पायर होती हैं? सर्वप्रथम तो भारत के देश की जनता के साथ में मैं अभिनंदन करते हुए एक चीज़ का जवाब देना चाहूँगी कि मैं समाज सेवा से जुड़ी नहीं हूँ। शायद ईश्वर ने मुझे स्वयं ही ऐसे बनाया है, क्योंकि मैं तन मन धन से इन चीज़ों को कुछ दिमाग में लेकर नहीं चलती हूँ। लेकिन पता नहीं कि कैसे मैं अपने आप ही समाज के लिए और देश के लिए, भारत के लिए काम करते रहती हूँ, और शायद इस क्षेत्र को समाज सेवा कहा जाता है। जी जी बिल्कुल। लेकिन क्योंकि आप एक महिला भी हैं, आपका घर परिवार भी है, आपके बच्चे भी हैं, तो अक्सर क्या होता है ना कि जो महिलाएं हैं वो अपने बारे में नहीं सोच पाती हैं। अक्सर वो अपने पारिवारिक माहौल में ही उलझ कर रह जाती हैं और खुद के हॉबी, खुद के करियर, जो कभी उनके सपने हुआ करते थे, उनके बारे में नहीं सोच पाती हैं। लेकिन फिर भी आप एक महिला होते हुए आपने अपने करियर के बारे में भी सोचा, आपको जो पसंद है, आपकी जो हॉबीज़ हैं, आपने उनके बारे में भी सोचा, प्लस आपने अपने बच्चों को भी समय दिया। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है, ये आप कैसे करती हैं? ये आप बताएंगी तो हमारी महिला जो दर्शक है उनके लिए बहुत जानकारी होगी। ये एक दिन जो होता है वो पूरा 24 घंटे का होता है, और मैं सोचती हूँ कि जितने भी दुनिया में सफल इंसान होते हैं वो इन 24 घंटे को अपने जीवन में सफलता की ओर सोच करके और देश सेवा के लिए अगर लगाना चाहे तो बहुत काफ़ी समय होता है। क्योंकि मैं अपने सोने का समय तय नहीं कर पाती हूँ कि मैं डेली कितने घंटे सोऊंगी या कितना घंटा विश्राम पे मेरा समय जाएगा। पर हाँ, मैं एक पढ़ी लिखी हूँ, आत्मनिर्भर हूँ। मेरा घर कोई बहुत रईस खानदान या हम लोग कोई बहुत बड़े रईस परिवार से मैं बिलोंग नहीं करती हूँ। एक मध्यम परिवार से हूँ, जहाँ मैं स्पोर्ट्स में थी, एनसीसी कैडेट कोर में भी थी, भारत स्काउट एंड गाइड्स भी ज्वाइन करी थी, मैंने फैशन डिजाइनिंग की हूँ, मैं बहुत सारे अदर पढ़ाई भी करते रही साथ में। इसीलिए ये मल्टीपल में मैं अपना समय देती थी। सुबह से उठ करके मैं स्कूल जाना, स्कूल से आकर के खुद ट्यूशन पढ़ना। आफ्टर 10th क्लास में गरीब बच्चों को, 10वीं में जब मैं थी तो मैं अपने क्लास के गरीब बच्चों को, जो दूसरी तीसरी के बच्चे थे, उनको मैं पढ़ाने लग गई थी। क्योंकि मैं रायपुर शहर के सालेम जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया बहुत तकलीफ से, लेकिन मैं उसका बेनिफिट उसी समय से ही अपने सरकारी स्कूल के जो मेरे छोटे आजू बाजू बस्ती के जो बच्चे हैं, मैं उनको हेल्प करती थी, इंग्लिश पढ़ने में मदद करती थी, बहुत कुछ सपोर्ट करना सीख गई थी। उसके साथ ही मैंने अपने समय को बांटा हुआ था। मैंने डांस क्लास किया, मैंने क्लासिकल डांस सीखी, मैं संगीत में भी मेरे मिश्रा सर जी थे उस समय, क्लासिकल संगीत में मेरे पापा ने मुझे डाला। क्योंकि मैं बंगाली फैमिली से हूँ मुखर्जी, तो हमारे में आर्ट एंड कल्चर का रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे संगीत क्लास, नृत्य क्लास, ये सभी कक्षाओं में भेजा जाता था। तो मेरे हिसाब से मैं 6-7 घंटे स्कूल में जाती थी, जहाँ पर मैं स्पोर्ट्स क्लासेस ज्वाइन करती थी। उसके पश्चात में संगीत, म्यूजिक, गाना, और साथ में मेरे पापा, जब मैं थोड़ी बड़ी हुई 12th क्लास में गई तो मेरे पापा का बहुत इच्छा था कि मैं नेशनल कैडेट कोर स्कूल से ही मैं जब थी, और स्काउट एंड गाइड में राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी मेरा नाम नॉमिनेट हुआ। उसमें भी मैं रेंजर, रोवर तक, जो लड़कियां की होती है कब, बुलबुल, और उसके बाद रेंजर ग्रुप होता है, मैं वहाँ तक भी गई। तो मैं ये सारी चीज़ें ना, मुझे खुद को समझ में नहीं आता है मैं कैसे मैनेज करती थी। बस मैं फुल पावर के साथ, एनर्जी के साथ, कि मेरा हर मिनट, हर सेकेंड मेरा देश सेवा में लगना चाहिए, और मुझे खुद को इन कामों को करने में बहुत मज़ा आता था। मैंने कामों को एंजॉय किया, अपने काम को, और मैंने देखा कि मेरे आसपास की जो महिलाएं थी, जो लड़कियां थी, ये काफ़ी इन समय का सदुपयोग नहीं करती थी। समय का सदुपयोग बिल्कुल नहीं करती थी। ये लोग दोपहर को जब 4 घंटा सोती थी तो मैं उस समय दूसरी क्लासेस चले जाती थी। और अगर कोई भी इंसान चाहे तो, मेरे जैसी बहुत सिंपल है ये ज़िंदगी। हालांकि दूर से देखने से लगता है कि ये कैसे मैनेज करती हैं, अगर हम करने लग जाएं तो ये बहुत, मेरे लिए तो बहुत कठिन बिल्कुल नहीं था। आज भी मैं 54 ईयर्स की हूँ, और आज भी देखिए दोपहर का समय लोग अक्सर खाना खा के जब आराम करते हैं तो मैं इसी शहर की गलियों में बहुत सारी योजनाओं को लेकर के उनको क्रियान्वयन करने के लिए ज़मीनी स्तर पर काम कर रही हूँ। तो मैंने कहा ना कि समाज सेवा मैंने नहीं चुना, समाज ने मुझे चुना, मेरे ईश्वर ने मुझे शायद चुना। तो उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं ये काम करूँ, और मैं चाहती हूँ कि सभी महिलाएँ ऐसे करें। जी जी बिल्कुल। महिला सशक्तिकरण जो आपका क्षेत्र है, जो आपका फील्ड है, इससे आप क्या समझती हैं और महिलाओं के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? आपके हिसाब से क्या मानना है कि महिलाओं के लिए ये जो सशक्तिकरण है, ये इतना ज़रूरी आज के दौर में भी क्यों हो जाता है?
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बहुत ही पुरातन काल, सतयुग, द्वापर युग, कोई भी युग से हम देखते हैं तो नारियों को असहाय, अबला और पता नहीं बहुत सारे शब्दों से नवाजा जाता है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। और ये परिभाषाएं कोई हमें देने वाला कौन होता है? ये चीज़ें तो हमने खुद अपने ऊपर थोप ली है ना, ये सारी शब्दों को हमने चरितार्थ किया है। तो अगर एक नारी चाहे तो सब कुछ कर सकती है और उसे कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरा खुद का व्यक्तिगत सोच है कि देखिए, मैं एक छोटा सा परिवार से हो करके आज मैं कई पुरस्कार, समाज के कई अवार्ड लेती हूँ, और साथ ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में रायपुर छत्तीसगढ़ का नाम 4 बार मैंने दर्ज कराने में, इस शहर से मैंने लोगों को मदद किया, सहयोग किया, स्वयं का नाम भी कहीं ना कहीं मैंने। तो मैं इतना बस जानती हूँ कि अगर एक महिला को कमजोर, असहाय, अबला बोला जाता है और मदद के लिए अगर कोई दूसरा सामने आता है, तो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि हम स्वयं की मदद करें। और इस देश की नारियों को कोई दूसरा हाथ पकड़ के आगे ले जाने से ज़्यादा बेहतर है कि नारियां और स्त्रियां, महिला सशक्तिकरण तभी संभव हो पाएगा, सरकार की द्वारा दिए गए योजनाएं तभी सफल हो सकती है, इस देश का तभी उद्धार हो सकता है जब एक महिला स्वयं को, अपने आप को आगे बढ़ाए और स्वयं को समझने लगे कि वो बहुत पावरफुल है। वो तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक महिला अपने आप में स्वयं एक ट्रांसफार्मर होती है, जो खुद से ही बहुत सारी बिजलियां प्रोड्यूस कर करके पूरा घर, परिवार, ससुराल और मायका, समाज और देश को मेंटेन कर सकती है। मेरा ये अपना खुद का सोच है। और मैं सोचती हूँ कि आज भी अगर नारी, जो हम देखते हैं ना, जो मजदूरी कर रही है, जो गरीब है, जो अनपढ़ है, ये किस लिए है? क्योंकि वो नहीं चाह रही है कि वहां से वो निकले। तो मैं नारी सशक्तिकरण की बात करते करते हुए मैं यही सोचूंगी कि वो स्वयं को आत्मनिर्भर और स्वयं को स्वावलंबी बनाने में नारी का स्वयं का हाथ और स्वयं का सोच बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जी जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि महिलाओं को कभी किसी की ज़रूरत नहीं रही है। वो अपने खुद के लिए अगर खड़ी हो जाएं तो अपने आप में, अपने दम पर कामयाब हो जाती हैं। खैर, वो अलग बात है कि वो खुद को एक पारिवारिक उलझनों में उलझा लेती हैं, और ये सभी महिलाओं के साथ नहीं होता। जैसे आप दोनों हमारे साथ बैठी हैं, आपने खुद को ऐसा बनाया है कि आप परिवार भी देख रही हैं प्लस खुद को भी देख रही हैं। तो महिलाओं को ऐसा ही होना चाहिए। जैसा कि आप राजनीति में हैं मिनी पांडे जी, राजनीति में भी आप सक्रिय हैं, प्लस जो सवाल मैंने वंदना जी से किया वही सवाल मैं आपसे भी करूंगी। आपकी जो दिनचर्या है वो कहाँ से शुरू होती है और कैसे ख़त्म होती है? साथ ही कि एक जो महिला है आज के समय में मानसिक स्थिति जो है उनका ठीक रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लगभग लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन के कई ऐसे प्रकार हैं जो आजकल निकल कर सामने आ रहे हैं, पहले नहीं हुआ करते थे। तो खुद के स्वास्थ्य को ठीक ठाक बनाए रखने के साथ ही अपने सपनों को भी साकार आज की महिलाएं कैसे कर सकती हैं, साथ ही आप कैसे करती हैं, विस्तार से हमारी महिला जगत के क्षेत्रों को जानकारी दीजिए। देखिए, महिलाएं बहुत ही प्रतिभाशाली होती हैं और बहुत गुणी होती हैं। उनको अपना अधिकार क्षेत्र पता होता है कि कैसे उनको घर संभालना है, कैसे उनको बाहर समय मेंटेन करना है, कैसे पूरे परिवार के साथ साथ समाज में भी योगदान देना है। क्योंकि महिलाएं सिर्फ घर गृहस्थी तक अब सीमित नहीं हैं। आदिकाल से आप पुराने समय से देखते आइए, भारत देश की महिलाएं घर के साथ साथ समाज में भी, युद्ध में भी हर तरीके से पारंगत रही हैं। भारत देश ही एक ऐसा देश है जहां महिलाएं हर क्षेत्र में अपने आप को प्रूव की हैं, साबित की हुई हैं। तो वैसे ही पारिवारिक हमारा जो पारिवारिक क्षेत्र है वो हमेशा हम लोगों को आगे बढ़ाया गया है। परिवार से हमेशा हम लोगों को जगह दिया गया है कि हम खुल के काम कर सकें, और हमारी जिम्मेदारी देश के लिए भी है, धर्म के लिए भी है, परिवार के साथ साथ। तो हम पहले अपना परिवार देखते हैं, बच्चे देखते हैं, और फिर जो अपना समय, जो हमारा समय बचता है उस समय को हम राजनीति में लगाते हैं, धर्म में लगाते हैं, देशभक्ति में लगाते हैं, ताकि महिलाएं जागृत हों, महिलाएं अपने अधिकारों को समझें और महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके हर चीज़ में प्रतिक्रिया दें। क्योंकि समाज महिलाओं से चलता है, महिलाओं के भी, उनके भी विचारधारा से बहुत कुछ परिवर्तित होता है समाज में। तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है। देखिए, महिलाएं घर में खुश रहती हैं तो घर का पूरा माहौल खुश रहता है। घर में महिलाएं दुखी हैं तो घर का पूरा माहौल अस्त व्यस्त और दुखी रहता है। उसी तरीके से महिलाओं को घर में एक ऐसा माहौल देना चाहिए कि वो खुश रहें, क्योंकि महिलाएं खुश रहेंगी तो अच्छे अच्छे डिसीजन लेंगी, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगी, घर के लोगों की अच्छी देखभाल करेंगी, और बचा हुआ समय हम फिर अपने घर में, जब हम स्वस्थ रहते हैं, एक अच्छे मानसिकता के साथ घर से जब हम बाहर निकलते हैं तो हम बाहर भी पूरी प्रतिभा
के साथ लोगों के सामने आते हैं और अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। तो समाज को बदलने के लिए, समाज को गति देने के लिए, समाज को दिशा देने के लिए महिलाएं अहम भूमिका निभाती हैं। और भारत देश ऐसा है जहाँ पे महिलाओं को पूजा जाता है, सम्मान दिया जाता है। तो हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम उस योग्य बने, हम उस उनके जो यहाँ के लोगों के विचारधारा है कि महिलाएं तो नारी हैं, महिलाएं शक्ति हैं, आदि शक्ति हैं, हर क्षेत्र में आगे रहती हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस पे खरे उतरें। तो उसके लिए हमें बाहर भी उसी तरीके से दृढ़ निश्चय के साथ बाहर भी हमको समाज में भी अपने आप को प्रदर्शित करना रहता है। और चैलेंजिंग तो बहुत रहता है, महिलाओं का जीवन सामान्य नहीं रहता है, क्योंकि घर गृहस्थी और एक घर का बजट बनाने से लेकर के सुबह से शाम तक घर का नाश्ता क्या बनेगा, खाना क्या बनेगा, इन सब के साथ राजनीति में बाहर क्या चल रहा है, क्या मुद्दे उठ रहे हैं, क्या विषय पे हमको आज बोलना है, उसके साथ साथ वो हर क्षेत्र में पूरे जोश और पूरे उमंग से लगी रहती हैं। तो ये बहुत बड़ा महिलाओं के अंदर एक प्रतिभा है, जो वो अगर अच्छा माहौल उनको मिलता है, अगर अच्छा उनको अगर एक अच्छा परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है तो वो सब करके दिखाती हैं। जी जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि हमारे देश में महिलाओं को देवी माना जाता है, उनको पूजा जाता है। अगर घर में एक महिला खुश नहीं है, क्योंकि महिला जो है घर में वो लक्ष्मी होती है, अगर वो खुश नहीं है तो घर में कभी बरकत नहीं आती है ना। लेकिन वही दूसरी ओर मेरा सवाल इसी में से आपका एक ये भी है कि जो महिलाएं हैं वो घरेलू हिंसा भी सहती हैं, ये जानते हुए भी कि ये गलत है। कई महिलाएं ऐसी होती हैं कि पढ़ी लिखी हैं, वेल एजुकेटेड हैं, उसके बावजूद भी वो घरेलू हिंसा जो है वो सहती हैं। लेकिन कभी वो इस चीज़ को बाहर बताना नहीं चाहती। जैसे कि कानून हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन वो इस चीज़ को बताना नहीं चाहती। क्यों वो सहती हैं, क्यों? आपके हिसाब से आप इसमें अपनी क्या राय रखना चाहेंगी? क्योंकि अगर हमारे साथ हिंसा हो रहा है सिर्फ क्योंकि वो हमारा पति है, सिर्फ क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, सिर्फ क्योंकि वो हमारा घर, हमारा परिवार है, क्या एक महिला को हिंसा सहना ज़रूरी है, सही बात है, और कहाँ तक सही है? आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, महिलाएं हिंसा सहने के लिए नहीं बनी हुई हैं। महिलाओं को प्रतिक्रिया देना चाहिए, हमेशा प्रतिक्रिया उनको व्यक्त करना चाहिए कि गलत हो रहा है, क्योंकि आप उनको प्रताड़ित करके, उनको परेशान करके उनकी आवाज़ दबा सकते हो, किस हद तक दबा सकते हो। एक न एक दिन महिलाएं उभर के सामने आ ही जाती हैं। तो इस तरीके से घरेलू हिंसा बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करना चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए। समाज में उनके लिए कानून की व्यवस्था बनी हुई है, लोग मदद के लिए उनके आगे आते हैं, कई संस्था ऐसी बनी हुई है। हम अक्सर परिवार में ये सोचते हैं कि अरे समाज क्या कहेगा कि हम घर में इस तरीके से हैं, परिवार क्या कहेगा, मम्मी पापा क्या सोचेंगे, वो मतलब वो दुनिया भर के लोगों के बारे में सोच करके वो हिंसा को बर्दाश्त करती रहती है, सहती रहती है कि हम कहाँ जाएंगे, क्या कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है, उनको प्रतिक्रिया देना ही चाहिए, आवाज़ उठाना ही चाहिए। वो हर तरीके से सक्षम है। आज बिना पढ़ी लिखी महिलाएं भी बहुत कुछ कर रही हैं। हर चीज़ पढ़ाई लिखाई से या इससे कि नहीं हम पढ़े नहीं हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप जब विरोध करेंगे, आप जब उस चीज़ों को रोकेंगे तो वो हिंसा बंद होगी। आपके लिए बहुत सारी सहायता ऐसा है, आज तो समाज में कानून इतना ज़्यादा महिलाओं के लिए प्रबल कानून है कि आप कहीं भी जाएंगे तो आपको मदद मिलेगा। इसलिए घरेलू हिंसा बिल्कुल महिलाओं को नहीं सहना चाहिए और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। और महिलाओं को सम्मान देना हर परिवार का कर्तव्य है। आपके संस्कार तभी प्रदर्शित होंगे जब आपके घर की महिलाओं का स्थिति क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि आपके घर का संस्कार क्या है, आपके घर का कल्चर क्या है, आपके घर की संस्कृति क्या है। ये महिलाओं के रहन सहन पे हम लोग डिसीजन लेते हैं। पुराने लोग हैं जो देखते हैं घर में महिलाएं किस स्थिति में हैं, महिलाएं खुले विचारधारा की हैं, महिलाएं पढ़ रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, घूम रही हैं, अपने स्वतंत्र हैं। तो उस घर का हम लोग को लगता है कि पुरुष वर्ग बहुत अच्छा है, देखो महिलाओं को सम्मान दिया है, महिलाओं को आगे बढ़ने दे रहा है। तो ये उस घर के पूरे लोगों के बारे में पता चलता है। वही महिलाएं कुंठित हैं, प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, तो वहाँ के लोगों का मानसिकता बन जाता है कि इस घर का पुरुष वर्ग ऐसा है तभी तो महिलाएं ऐसी हैं, इस घर में महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है। तो ये आपका भी प्रदर्शन है। अगर महिला दुखित प्रताड़ित है तो ये घर के उस वर्ग का भी है कि वो उस घर के लोगों की मानसिकता कैसी है, वो आपका भी बता रहा है कि आप घर में महिलाओं के साथ क्या दुराचार या दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए अगर समाज को अच्छा बनना है तो वो घर से ही सुधार ला सकता है। आप बाहर बड़े बड़े कितना भी कर लीजिए, घर में आप सुरक्षित नहीं हैं, घर में आप संपन्न नहीं हैं, तो बाहर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए घर में महिलाएं, बेटियां अगर खुश हैं, आपके आस पड़ोस में अगर महिलाएं, बेटियां खुश हैं, यानी कि वो समाज बहुत अच्छा है। इस समाज की परिभाषा यहीं से शुरू होती है।
लेकिन मिनी पांडे जी, महिलाओं को अपने लिए सम्मान मांगना क्यों पड़ता है? ये स्थिति ऐसी क्यों हो जाती है कि उनको मांगना पड़ता है, बिना मांगे क्यों नहीं मिलता? ये स्थिति क्यों ऐसी आ जाती है? हमारा खुद का एक अस्तित्व है, हमारा खुद का एक इतिहास है। हम खुद इतने सजग बने, इतना वो बने कि हम अपने हक के लिए हमको लड़ना ही पड़ेगा। डोमिनेट किया ही जाता है, हर फील्ड में महिलाओं को डोमिनेट किया जाता है, हर जगह महिलाओं को दबाया जाता है कि हमसे आगे ना बढ़ पाए, इसके विचार हमसे अच्छे ना होने पाए, ये हमसे ज़्यादा तरक्की ना कर ले करके हर जगह डोमिनेट किया जाता है। पर महिलाएं दब के रहना कभी सीखी ही नहीं है, उनको उभर के आना ही है और वाकई उनको अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर कोई डोमिनेट करता है, अगर कोई दबाता है, तो आपको खुल के सामने आना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए। और हक का तो हमारा अधिकार है, हम तो अपना अधिकार लेके रहेंगे, चाहे हम किसी भी फील्ड में क्यों ना रहें, वो ज़रूरी है। अगर आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आप विरोध करिए और अपने अधिकार को बिल्कुल हक से लीजिए। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि अपने अधिकार के लिए आप अपनी आवाज़ उठाइए। और साथ ही इसी के साथ मैं वंदना जी आपसे ही सवाल करना चाहूँगी कि जैसा कि मैम ने कहा है कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलना ही चाहिए, लेकिन आप क्योंकि एक राजनीतिक क्षेत्र से लगभग जुड़ी हुई हैं, तो कभी आपको लिंग भेद का सामना करना पड़ा कि अरे ये तो महिला है तो इसको थोड़ा पीछे रखा जाए, या फिर इससे ज़्यादा अच्छा खास काम नहीं होता है, हम पुरुष हैं हम आगे रहेंगे, महिलाओं को थोड़ा पीछे रखो, ऐसा कुछ आपको देखने या फिर कुछ आपके साथ हुआ है? कभी आप में ऐसा कुछ महसूस हुआ है? जब भी आपको ये महसूस अगर हुआ है तो आपने इसके लिए क्या आवाज़ उठाया और आपको वो कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत लगा? वो ये बात आपने सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। मैं अपना व्यक्तिगत ना कहकर मैं अगर कहूँ, ये मेरा पर्सनल नहीं है, लेकिन मैंने देखा है घर में बेटियां जन्म लेती है ना तो वहीं से शुरू हो जाता है उसके साथ लिंग भेद। जन्म से लेकर के मृत्यु तक वो झेलता है। और लोग कहते हैं कि माता पिता ईश्वर होते हैं, माता देवी का रूप होते हैं, लेकिन मैंने ऐसे कई परिवार, क्योंकि मैं समाज सेवा में आज 27 साल से जुड़ी हूँ, तो मैं इसको आप चाहे मेरा बहुत नियर का ये संबंध है, बहुत करीबी अनुभव है कि मैंने देखा है कि लड़की घर में जन्म लेते साथ इस देश में, क्योंकि इस चैनल के थ्रू मैं ये जरूर बोलना चाहूँगी कि लड़कियों का शोषण, लड़कियों का अपमान, लड़कियों को डोमिनेट करना, लड़कियों को सबसे पहले गिराना उनके माता पिता के पास से ही शुरू हो जाता है। देखिए छोटा सा उदाहरण मैं बताऊंगी, लड़की जन्म लेते हैं ना तो वहीं से माता पिता उसका अपमान शुरू कर देता है। तुम बेटी हो, तुम कमाओगी, पढ़ लिख करके बहुत तरक्की करोगी तो ससुराल के लिए कमाओगी, तुम्हारे हमको क्या बेनिफिट मिलेगा? बेटे को खिलाओ, बेटे को अच्छा बनाओ, बेटे का फ्यूचर बनाओ, बहू आएगी सेवा करेगी। तो घर से ही बेटी का, औरतों का शोषण चालू हो जाता है। उसके पश्चात शुरू होता है ससुराल जाना। ससुराल में आप चाहे कितने भी पढ़ी लिखी हो, चाहे आप कलेक्टर बन जाए, कमिश्नर बन जाए, चाहे आप मुख्यमंत्री बन जाए महिला, लेकिन उसको घर में, अपने घर में, अपने ससुराल में सब रीति रिवाज करके, मेहंदी लगा के ही सही, पर वो सब चीज जिम्मेदारी पूरा करके ही उसको बाहर निकलने की अनुमति रहती है। अर्थात मैंने देखा है कि जन्म से औरतें सिर्फ मांगती है, मांगती है और मांगती है। जन्म से माता पिता के घर में अपना हक मांगती है, थोड़ी बड़ी होती तो भाइयों से अपना हक मांगती है, और थोड़ा बड़ी होती है ना तो अपने पिता से अपना हक मांगती है, क्योंकि पिता थोड़ा सा दहेज दे करके शादी कर देता है बेटी को और बाकी घर द्वार संपत्ति सब बोल के चला जाता है कि ये सब तो मैंने अपने बेटों के लिए बनाया है। ये वास्तविकता है। और उसके पश्चात वो जब ससुराल पहुंचती है वहां पर भी उसके साथ सिर्फ और सिर्फ औरतों के साथ अत्याचार, डोमिनेट, अब जो भी भाषा शब्द अलग अलग हो, लेकिन औरतों के साथ ये लिंग भेद जन्म से मृत्यु तक रहता है। मैं तो एक ही चीज कहूंगी, और आपने कहा मुझसे व्यक्तिगत पूछा कि क्या आपने कभी सामना किया, मैं हर दिन, हर पल, हर मुहूर्त में सामना करती हूँ, क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र ही ऐसा है, क्योंकि मैं समाज में बड़े वर्गों से लेकर निम्न वर्ग तक काम करती हूँ, और चाहे मैं राजनीति क्षेत्र में रहूं, हर जगह मुझे इन पुरुषों से सामना होता है। लेकिन मैंने एक चीज तो बचपन से ही सीख ली थी कि मैं किसी से हार नहीं मांगूंगी और मैं किसी से सम्मान नहीं मांगूंगी। मैं सिर्फ एक ही जन को सफाई दूंगी, मेरे ईश्वर को, कि मैं गलत नहीं हूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, और मैं किसी से सम्मान नहीं मांगूंगी। मेरे को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, मैं स्वयं तय करूंगी। मेरा परिचय मैं स्वयं हूं। आज यहाँ अगर मैं आपके साथ बैठी हूं तो इसमें मेरा ईश्वर का देन है। उन्होंने मुझे चुना, उन्होंने मुझे बहुत खास बनाया, क्योंकि मैं बचपन में ना बोलना सीख गई थी। जब 3 भाई बहन में ना मैं प्रथम आती थी स्कूल में, तो दौड़ के जब हम स्कूल से आते थे ना तो बेटों को गले लगाया जाता है। सप्लीमेंट्री आने के बावजूद भी बेटे उस घर के लाडले, पर बेटी प्रथम आने के बाद भी उन बेटियों पे पाबंदी लगा दी जाती है कि 10वीं पास करके शादी कर लो।
क्योंकि दहेज से निपटारा छुटकारा पाना है। तो देखिए, आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जवाब मेरे पास एक ही है, कोई भी नारी चाहे कुछ भी हो जाए किसी से सम्मान ना मांगे, अपनी जगह छीन ले, मेरा ये जवाब है। और आपने थोड़ी देर पहले अभी मिनी जी से एक सवाल पूछा था, क्या घरेलू हिंसा का जवाब नारियों को देना चाहिए? पहला दिन पहले थप्पड़ पे पलट के उसे दूसरा थप्पड़ आप मार दीजिए, बिल्कुल मार दीजिए, क्योंकि वो पहला थप्पड़ ही तय करेगा कि आप आगे और कितना थप्पड़ खाने वाली हैं। कोई किसी को हक नहीं बनता कि आपके सुंदर नाजुक शरीर और आपकी दिल और आत्मा पे कोई एक थप्पड़ मारे। बिल्कुल। इसलिए मैं तो बोलूंगी कि तुरंत उसका जवाब दीजिए। कोई नारी किसी से कुछ मत मांगिए। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, आप उसका फायदा उठाइए और स्वयं को पहचानें। आपका कार्यक्रम का हेडिंग बहुत सुंदर है, नारी तू नारायणी, अर्थात इस सवाल में ही जवाब है, किसी नारी को किसी से दबने की जरूरत नहीं है। कुत्ते, गाय, पशु पक्षी कोई एजुकेटेड नहीं है, लेकिन 2 रोटी तो ईश्वर उन्हें भी दे देते हैं। तो नारी को क्या जरूरत है कि सबसे सम्मान भीख मांगे जैसा मांगते रहे, भीख मांगते रहे? क्यों मांगे? छीन लीजिए अपना हक। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ मैं चाहूँगी कि आप दोनों महिलाओं के लिए कोई ऐसा संदेश दीजिए जो उनके लिए अच्छा हो। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि वंदना जी आप ही दे दीजिए। मैं सबसे पहले एक ही संदेश दूंगी, नारी तू नारायणी है। नारी, तेरे पास आग जैसे शक्ति है, तुम्हारे जैसा बहुत कुछ है, तुम अनमोल हो। तुम धरती जैसे अपने आप को मजबूत भी बना सकती हो, तो मिसाइल जैसे तुम अग्नि भी दावक कर सकती हो। तो अर्थात मेरा एक ही संदेश है बहनों, आप लोग स्वयं को पहचानिए, स्वयं की शक्ति को पहचानिए। आप निर्बल तो बिल्कुल नहीं हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप एक बार बता दीजिए मैम कि महिलाओं को अपने जीवन में क्या कुछ खास करना चाहिए जिससे कि वो खुद के लिए भी टाइम निकाल सकें, जैसा कि आप भी करती हैं। देखिए, तमाम दिनचर्याओं के बाद, तमाम जिम्मेदारियों के बाद महिलाओं का खुद का एक वजूद है, खुद का एक अस्तित्व है और उनको अपने लिए समय निकालना चाहिए। उनकी अपनी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, अपना उनका एक परिचय होना चाहिए। हम अपने परिचय के लिए खुद मेहनत करते हैं, हमको कोई बना बनाया प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, हमको खुद मेहनत करना रहता है और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी पहचान खुद बनाएं, एक अच्छा मुकाम हम हासिल करें। उसके लिए हमें मेहनत और लगन और परिश्रम करना चाहिए। हमारा खुद का अपना एक संघर्ष होना चाहिए और मैं बोलूँगी कि औरतें हर फील्ड में आगे बढ़ती हैं। सामान्य सी महिला भी अपना एक दायरा बनाती है सामाजिक और उसमें आगे बढ़ती है। तो देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, नारी उत्थान के लिए हम सबका कर्तव्य है और घर से निकल करके हमको उसमें समय देना चाहिए। हर चीज़ में हमें हमारा भी निर्णय हो, हमारा भी सुझाव हो, हमारा भी व्यक्तिगत उसमें राय हो। ये चीज़ें आप ये मत सोचिए कि नहीं मेरा काम सिर्फ खाना बनाना है, मेरा काम सिर्फ बच्चे संभालना है, मेरा काम सिर्फ घर गृहस्थी संभालना है। ये तो हम करते ही हैं, ये हर घर की महिलाएं करती हैं। इसके अलावा भी हमारा एक खुद का अपना पहचान होना चाहिए, उसके लिए हमें संघर्षरत रहना चाहिए। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। तो आज हमारे साथ आप दोनों शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े ही खुल के अपनी बातों को रखा, अपनी अनुभवों को हमारे साथ साझा किया। आप दोनों हमारे इस खास कार्यक्रम में शामिल हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नारी तू नारायणी में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगली बार